तो बेसिक सॉल्यूशंस अपना चल रहा था। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल हमने किया था, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन की सहायता से किसी भी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन वगैरह भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी एक दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिक सॉल्यूशंस की, पहले अपन वो लिखेंगे, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स अपन देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। तो आधारी हलों के गुणधर्म, ठीक है। जो भी आधारी हल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन इसके अंदर करने वाले हैं, अगर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन अगर अपन फाइंड कर रहे हैं, सपोज ये मैंने आपको लिखवाया था कि ax इक्वल टू बी, अगर कोई भी सिस्टम मेरे पास है, मैट्रिक्स A किस ऑर्डर की है, m क्रॉस n की, यानी कि n तो क्या है यहाँ पर वेरिएबल्स, तो x यहाँ पर एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, n क्रॉस 1 की, ठीक है, n क्रॉस 1 की यानी कॉलम मैट्रिक्स, और b क्या बन रही थी, m क्रॉस 1 की एक वापस कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल तो क्या थे, n, और नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या थे, m, तो n ग्रेटर देन किसके था, m के। इसका मतलब क्या लिया था अपन ने, n माइनस 1 वेरिएबल्स को तो क्या बना दिया था, 0, और ये सारे वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। इसके अलावा जो बाकी वेरिएबल्स बचे वो 0 भी हो सकते हैं, वो नॉन 0 भी हो सकते हैं, उनके लिए कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि डिजनरेट या अपभ्रष्ट बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन डिजनरेट या अनअपभ्रष्ट बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें अपन उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो इसमें, नंबर फर्स्ट, इन ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, इन ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ax इक्वल टू बी, इन ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ax इक्वल टू बी, ठीक है। एट लीस्ट n माइनस m वेरिएबल्स मस्ट बी 0, वेरिएबल्स मस्ट बी 0, ठीक है। वेयर इज एट मोस्ट m वेरिएबल्स मे बी नॉन जीरो, ठीक है, कैन हैव नॉन जीरो वैल्यू, कैन हैव नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में आपके ये, क्योंकि सिस्टम मैंने क्या बनाया था, ax इक्वल टू बी, ये सिस्टम आपके पास है, और इसमें ये लिया था हमने कि नंबर ऑफ इक्वेशंस तो क्या होंगी, m, और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, n, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है। उस केस में n माइनस m वेरिएबल्स को तो क्या बनाते हैं अपन, 0, बचे कितने वेरिएबल, m वेरिएबल सब कुछ भी हो सकते हैं, m वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको, अब m जो वेरिएबल बचे उनमें हो सकता है कुछ वेरिएबल 0 बन रहे हो, कुछ वेरिएबल नॉन 0 बन रहे हो, या सारे के सारे नॉन 0 हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नॉन 0 जो वेरिएबल्स बन सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, m हो सकते हैं, और कम से कम जो 0 वेरिएबल है n माइनस m वेरिएबल्स होंगे। इसके अलावा और भी इनमें से भी कोई वेरिएबल क्या बन सकता है, 0 बन सकता है। इसलिए यहां पर लिखा है अपन ने कि एट लीस्ट n माइनस m वेरिएबल्स 0 बनेंगे, ठीक है, और एट मोस्ट m वेरिएबल्स क्या बनेंगे, नॉन, ज्यादा से ज्यादा m वेरिएबल नॉन 0 बन सकते हैं। अगर इससे कम बन रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिजनरेट, ठीक है, और m वेरिएबल जो आ रहे हैं वो सारे के सारे नॉन 0 हैं, तब सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन कहलाता है। ये अपन ने कल एक एग्जांपल देकर अच्छी तरह से आपको सारी चीजें क्लियर की थी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेकंड जो इसकी अपन करें, सेकंड प्रॉपर्टी, फिर उसको मैं समझाता हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी, इफ द
ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन LPP, if optimal solution of an LPP exist, then it must be exist on at least one basic feasible solution. ये कह रहा है if the optimal solution of an LPP exist, then it must exist at या it must exist on at least one बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है उनको इंग्लिश के अंदर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको दोनों ही लैंग्वेज में समझा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि किसी LPP का इष्टतम हल का अस्तित्व है, LPP के इष्टतम हल का अस्तित्व है, यदि किसी LPP के इष्टतम हल का अस्तित्व है, तब ये है कम से कम एक आधारी सुसंगत हल पर होगा। ठीक है, तो यदि किसी भी LPP का इष्टतम हल एग्जिस्ट कर रहा है, तब जो आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके आए थे, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, उनमें से ही जो सॉल्यूशंस बनेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आपके, ठीक है, अपन ने ये लिखा था कि उनमें से किसी न किसी पर इष्टतम हल का अस्तित्व होता है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर इष्टतम हल का अस्तित्व है, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब ये कम से कम किसी एक आधारी सुसंगत हल, जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, उस पर ही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी न किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर ही एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और फिर उसके लिए आपको चेक करने पड़ेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि आप ये भी कर सकते हो, अगर अपन ये कह रहे हैं कि किसी न किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर होगा, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लो आप LPP के। ठीक है भाई, ग्राफिकल मेथड से तो किया ही है आपने, लेकिन ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम ये है कि 2 से ज्यादा वेरिएबल्स अगर आ गए तो फिर आपके प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप ग्राफ नहीं बना पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो अपन टॉपिक शुरू करेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बाद, सिंप्लेक्स मेथड पर अपन आएंगे, जो कि फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड के बिना भी प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यही है कि आधारी सुसंगत हल आप निकाल लीजिए। क्या निकाल लें? आधारी सुसंगत हल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर लो, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस जो आपके आ रहे हैं उन्हीं में से किसी ना किसी पर क्या मिलेगा आपको? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसी ना किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और फिर इसी के साथ एक और रिजल्ट नंबर थ्री, एन LPP हैज फिजिबल सॉल्यूशन, एन LPP has feasible solution if and only if it has basic feasible solution, ठीक है। if an LPP has feasible solution if and only if it has बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए कि एन LPP हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक बार चेक कर लेते हैं बुक से।
फिजिबली है, ठीक है, यही है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या मतलब है इसका, एन एलपीपी हैज फिजिबल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ इट हैज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये है किसी एलपीपी का सुसंगत हल होगा यदि और केवल यदि इसका आधारी सुसंगत हल है। यदि और केवल यदि इसका आधारी सुसंगत हल है, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है किसी एलपीपी का, तब उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब उस केस में उसका फिजिबल सॉल्यूशन भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर जो लिखा है वो वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से क्या है, ट्रू है। अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि कोई भी एक एलपीपी है, उसका मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ इसी रिजल्ट की सहायता से। लिखो एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज लिख ली आपने। सबसे पहले वेरिएबल्स का नंबर है, दूसरे में क्या है कि किसी एलपीपी का अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी ना किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर होगा, और किसी भी एलपीपी का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है तो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, फिजिबल सॉल्यूशन है तो फिर उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल अपन इसका करते हैं, फिर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो अपन लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी, एक एलपीपी आपको दे रखी है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 7x4, सब्जेक्ट टू कंडीशंस आपको दी गई है यहाँ पर, 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 8। दूसरी कंडीशन x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3 माइनस 7x4 इक्वल टू -3 एंड x1 x2 x3 x4 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम आपको दी हुई है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। अब यहां से आपके साथ एक प्रॉब्लम यहां पर अपने को मिल आ रही है अपने सामने कि 4 वेरिएबल यहां पर है, ठीक है, x1 x2 x3 और x4। तो अगर 4 वेरिएबल यहां पर आपके पास आ रहे हैं तो क्या होगा, 4 वेरिएबल्स के लिए आप ग्राफ तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड तो यहां पर अपना लगाना पॉसिबल नहीं है। अब ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते तो फिर आपका सिंप्लेक्स मेथड भी एक सामने आता है, लेकिन अभी सिंप्लेक्स मेथड भी अपन ने नहीं किया है, तो विदाउट सिंप्लेक्स मेथड करना है आपको इसको, विदाउट सिंप्लेक्स मेथड। अभी मैं सिंप्लेक्स मेथड काम में नहीं ले रहा हूं, तो बिना सिंप्लेक्स मेथड के भी अगर इन क्वेश्चंस को हमें करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं ये अपन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट सिंप्लेक्स मेथड क्या करना है हमें, कुछ नहीं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लो, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस में से ही किसी ना किसी पर क्या मिलेगा आपको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन यहां पर मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए, या जो भी रिलेशंस आपको दे रखी है सब्जेक्ट टू कंडीशन, बेसिक सॉल्यूशंस निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशन इसके अपन फाइंड करेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस। तो बेसिक सॉल्यूशंस किस तरह से निकालोगे आप,
ये आपके सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं दो आपके पास, ठीक है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं। तो आप वही कितने वेरिएबल है यहाँ पर, नंबर ऑफ वेरिएबल तो क्या है 4 और इक्वेशंस क्या है 2, तो 4c2 इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो ज्यादा से ज्यादा 6 आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब बेसिक सॉल्यूशंस में से आपको कौन से लेने पड़ेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस में से किसी ना किसी पर क्या मिलेगा आपको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चन का। तो सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशंस अगर हम इसका निकालें तो बेसिक सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट केस तो कौन सा बनेगा, जब x1 और x2, तो आपको कितने वेरिएबल 4c2, तो 4 तो क्या है यहाँ पर वेरिएबल, 2 इक्वेशन है, यानी कि 4 - 2 इक्वल टू 2। 2 वेरिएबल्स को आपको 0 रखना है, तो दो को 0 रखेंगे। x1 x2 को क्या रख दिया मैंने 0, ठीक है। फिर सेकंड में x2 या x1 के साथ x3 को मैं 0 रख रहा हूं। फिर थर्ड में x1 के साथ में x4 को क्या रख रहा हूं 0, ठीक है, 3 सॉल्यूशन। फिर फोर्थ केस में x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0 कर रहा हूं। फिफ्थ केस के अंदर x2 इक्वल टू x4 इक्वल टू 0, और छठा जो केस बनेगा x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू 0। तो इन केसेज में मैं सॉल्यूशंस फाइंड करूंगा। अगर पहला केस में लूं x1 और x2 को अगर मैं 0 रखूं, ठीक है, तो ये दो रिलेशन मेरे पास है, इन दोनों में मुझे रखना, ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। तो x1 और x2 को मैं 0 लिख रहा हूं, तो क्या बचेगा -x3 और प्लस 4x4 इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन क्या बना 6x3 -7x4 इक्वल टू -3, ये इक्वेशन बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x3 बन गया प्लस 24x4 और इक्वल टू 6 8 जा 48। इन दोनों को क्या करेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये -6 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मैं ऐड करूं, तो ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल, 24 में से 7 जाएंगे तो क्या बचा 17x4 इक्वल टू, ठीक है, ये है इक्वल टू, यहां क्या बचा, ऐड कर रहे हैं तो 48 - 3 करेंगे तो 45, यानी कि x4 इक्वल टू किसके आ गया 45/17। तो x4 की वैल्यू आ गई मेरे पास 45/17। x4 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो आप, जैसे यहां पर मैं रख दूं तो क्या फाइंड कर सकता हूं मैं, फिर x3 फाइंड कर सकता हूं। तो जो सॉल्यूशन इस केस में आपको मिल रहा है, ठीक है, जो वैल्यू इस केस में आएगी आपके पास x3 और x4 की, वो तो एक तो 45/17 आ गई, ठीक है, और x3 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x3 इक्वल टू 44/17, x3 इक्वल टू 44/17, यानी कि इस केस में जो सॉल्यूशन मिला आपको, ठीक है, क्या क्या आया मेरे पास, देखो x1 x2 तो क्या है 0 और x3 की वैल्यू क्या आ गई 44/17 और x4 की वैल्यू आ गई 45/17। तो इस केस में ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। इसी तरह से आप सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सॉल्यूशंस मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये चीजें समझाने के लिए। सिर्फ एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, कोई छोटा क्वेश्चन दिया जा सकता है और उस क्वेश्चन की सहायता से फिर आपसे सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो दूसरा जो सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, x1 और x3 को मैं 0 ले रहा हूँ, तो x1 0 हो गया, x3 0 हो गया। अब मुझे किस किस की वैल्यू देखनी है, x2 की और x4 की। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर x1 और x3 को 0 रखोगे, x2 और x4 के अंदर इक्वेशन बनेगा। तो x2 और x4 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, x2 आ रहा है 44/13 और x4 की वैल्यू आ गई -7/13। इसी तरह से तीसरे केस में x1 और x4 को 0 रखा, x1 और x4 को तो 0 रखा, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, x2 और x3 की। तो 45/16 और एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/16, ठीक है। इसी तरह से जब इसको आप करोगे, x2 और x3 तो 0, x2 0 x3 0, तो x1 और x4 की वैल्यू देखोगे तो 22/9 आ रही है और 7/9। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन आपका बनेगा, x2 और x4 को आप 0 लिख रहे हो, तो x1 x3 की वैल्यू आएगी मेरे पास
तो x1 की वैल्यू 45/13, x2 हो गया 0, x3 की वैल्यू आ रही है -14/3 और x4 क्या है 0। और लास्ट वाला केस x3 और x4 को तो 0 लिखना है, x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1, 2, 0, 0। तो ये सारे सॉल्यूशन आपके पास आएंगे, ये आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मैं इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिए सारे, ताकि एक बार मैं बता सकूं आपको कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आप किस तरह से निकाल सकते हैं। इनमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सारे के सारे बेसिक सॉल्यूशन है। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन कौन से बनेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन जैसे ही लग गया बेसिक के साथ, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने चाहिए सारे वेरिएबल्स। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या क्या बनेंगे, देखो एक तो ये पहला वाला 0, 0, 44/17 और 45/17, सारे वेरिएबल इस सॉल्यूशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए ये फिजिबल सॉल्यूशन भी बन गया। दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तीसरा सॉल्यूशन ये बन गया, तीसरा सॉल्यूशन भी बन गया आपका, ठीक है। तो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो 0, 45/16, 7/16 और 0। तीसरा सॉल्यूशन, इसमें भी सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 22/9, 0, 0 और 7/9। तीसरा सॉल्यूशन में एक लेस देन 0 आ रहा है, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और एक लास्ट वाला सॉल्यूशन, तो 1, 2, 0, 0। क्लियर। तो ये सारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास बन गए। अगर ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन रहे हैं तो इन्हीं में से अब किसी ना किसी पर क्या एग्जिस्ट करेगा, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो fx इक्वल टू अगर इस पॉइंट पर मैं निकालूं fx इक्वल टू 0, 0, 44/17 पर, ठीक है, 0, 0, 44/17, 45/17, तो इस पर वैल्यू आ रही है 491/17, 491/17, ठीक है। ये वैल्यू इसमें रखकर देख सकते हो, x1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x3 की जगह 44/17 और x4 की जगह 45/17, ठीक है। इसी तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पर जब इसके लिए निकाला, अब इसके लिए फाइंड करूंगा मैं, तो इसके लिए fx इक्वल टू फाइंड कर सकते हो, इसके लिए fx इक्वल टू निकाल सकते हो और इसके लिए fx इक्वल टू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये सारी वैल्यूज आप लिखेंगे, तो मैं यहाँ से इसको लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आ रही है आपकी 8, ठीक है, और 22/9 इस पर जो वैल्यू आ रही है 93/9 और 45/16 वाला जो सॉल्यूशन है उस पर आपकी वैल्यू आ रही है 163/16। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 17, 3 जा 17, 2 जा, ठीक है, और 16 1 जाएगा और 9 1 जाएगा, तो सबसे ज़्यादा ये 20 से ऊपर जा रही है वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है, तो आप चेक कर सकते हैं। यानी कि इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना आपका, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ गया आपका 491/17, जो कि क्या है, मैक्सिमम ऑफ fx। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या किया अपन ने, जो भी प्रॉब्लम आपको दे रखी है उस प्रॉब्लम के बेसिक सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हो आप। बेसिक सॉल्यूशंस में से कौन कौन से ले लिया मैंने, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख कर देख लिया मैंने। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है, तो जिस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही मेरा क्या बन गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि ना तो आपको सिंप्लेक्स मेथड लगाना पड़ा, ग्राफिकल मेथड तो लगा ही नहीं सकते आप। अगर क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड लगा सकते हो आप, तब तो सबसे अच्छा है कि ग्राफिकल मेथड ही अपन अप्लाई करें। लेकिन यहाँ 4 वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल हैं, तो ग्राफिकल मेथड यहाँ पर लगाना पॉसिबल था नहीं, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड अभी तक अपन ने पढ़ाया नहीं है, और सिंप्लेक्स मेथड अगर आप लगाओगे भी तो इससे थोड़ी लेंदी ही कैलकुलेशन उसकी जा सकती है, कम नहीं रहेगी, ठीक है। ये तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर किसी भी एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब वो किसी न किसी
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर होगा। और इसका एक एग्जांपल भी अपन ने कर लिया कि अगर कोई भी एलपीपी आपको दे रखी है, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, तो अपन ने बेसिक सॉल्यूशन निकाल लिए, बेसिक सॉल्यूशंस की सहायता से फिर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकाल लिए, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस पर हमने चेक कर लिया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप, नंबर 4। 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसकी अपन 4th प्रॉपर्टी आप लिखो इसमें, नंबर 4। All the basic feasible solutions of an LPP are extreme points of its feasible region. All the basic feasible solutions are all the basic feasible solutions are extreme points of feasible region of LPP and vice versa इसका मतलब क्या है, देखो जितने भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो एलपीपी के फिजिबल रीजन के क्या बनेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो ये अपन लिख सकते हैं सभी आधारी सुसंगत हल एलपीपी के सुसंगत क्षेत्र के चरम बिंदु होंगे तथा इसका जो रिवर्स है, ठीक है, तथा कन्वर्स पार्ट भी, इसका व्युत्क्रम जो पार्ट है इसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी अपने पास कि जितने भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस आपके बनेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या बनेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस भी बनेंगे। ठीक है, और एक्सट्रीम पॉइंट किसके बनेंगे, जो फिजिबल रीजन होगा, सुसंगत क्षेत्र। भैया जब आप एलपीपी सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इस तरह से ये सपोज ये सुसंगत क्षेत्र बन रहा है आपका, तो इस सुसंगत क्षेत्र के जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट क्या बनेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। यानी कि अगर कोई भी एलपीपी है, उसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, वो उस एलपीपी के फिजिबल रीजन जो आ रहा है, सुसंगत क्षेत्र जो आ रहा है, उस क्षेत्र के क्या बनेंगे, चरम बिंदु बनेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद इसी के अंदर अपन लिखें आगे, नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, नंबर 5, नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, ऑफ एलपीपी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आपके मन में ये आ सकता है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। अपन कह रहे हैं कि जितने भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेंगे, जितने भी आधारी सुसंगत हल बनेंगे, वो सारे एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे। ठीक है, और जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट होंगे सुसंगत क्षेत्र के या फिजिबल रीजन के, वो सारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेंगे। दोनों तरफ से ट्रू है। लेकिन अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो एक्सट्रीम पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका रीजन ये है कि सपोज आपने ये मान लिया कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है आपके पास, सपोज 6 बन रहे हैं, 6 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन रहे हैं। सपोज एक 1,1/2,0,0, दूसरा सपोज 1,2,0,0 इस तरह का, ऐसे करके सपोज 3, 4, 3, 0 जो भी आपका आ रहा है इस तरह से। और एक सॉल्यूशन को मैं रिपीट करवा देता हूँ, 1/2 और 0, 0। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सपोज मैंने क्या करवा दिया, एक सॉल्यूशन रिपीट करवा दिया। तो 6 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बने,
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्यूशन रिपीट भी हो रहा है तो उसको अलग ही माना जाता है, लेकिन जब एक्सट्रीम पॉइंट बनाओगे तो ये वाला जो सॉल्यूशन है जहां पर मिलेगा ये पॉइंट एक जैसा आएगा आपको, ये पॉइंट क्या करेगा आपका कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये पॉइंट अगर कोइंसाइड करेगा तो उस केस में इसको केवल एक बार गिना जाएगा, जब पॉइंट देखोगे एक ही जगह आ जाएगा ये, तो एक्सट्रीम पॉइंट तो एक ही गिना जाएगा, लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जितनी बार आ रहा है उतनी बार इसको अपन क्या करेंगे काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसका जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा ज्यादा भी हो सकता है, और अगर सारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं उस केस में नंबर क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन यहां पर अपन लिखेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस और एक्सट्रीम पॉइंट्स के अंदर, एक्सट्रीम पॉइंट्स के अंदर। इसके बाद इसके अंदर एक चीज और यहां पर मैं लिख रहा हूं, नंबर 6, if all the solution of an LPP are non-degenerate, then there will be one-to-one correspondence between the set of basic feasible solution and set of extreme points, that is number of basic feasible solution equal to number of extreme points। छठे नंबर पर यह कि if all basic feasible solutions are non-degenerate, तो जितने भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हैं वो कैसे हैं, नॉन डिजेनरेट। उस केस में क्या होगा, उस केस में नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। तो सारे के सारे सॉल्यूशंस अगर नॉन डिजेनरेट हैं उस केस में नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर एक भी आपका एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, यानी कि अगर नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है, इफ देयर इज डिजेनरेट सॉल्यूशंस या देयर आर डिजेनरेट सॉल्यूशंस, अगर डिजेनरेट सॉल्यूशंस है तो क्या होगा, नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ग्रेटर देन नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है, ऊपर जो रिलेशन लिखा है मैंने पांचवी प्रॉपर्टी, उसी के दो पार्ट एक तरह से हैं, छठी और सातवीं प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी में अपन ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ एलपीपी। अब इसमें दोनों ही केसेज मैंने ले लिए, इक्वल टू तो कब होगा, जब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस क्या बन रहे हैं, सारे नॉन डिजेनरेट, उस केस में तो इक्वल है। और अगर डिजेनरेट सॉल्यूशंस भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उस केस में फिर नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। इस तरह की स्थिति वहां पर बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज अपन ने यहाँ पर अभी तक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस की लिखी हैं। अब इसके अलावा एक दो प्रॉब्लम्स इसकी अपन और देख सकते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेंगे और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या बनेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे। और ये आपको पता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी न किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब एक्सट्रीम पॉइंट जब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन गए तो आप ये भी कह सकते हो कि जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, सारी प्रॉपर्टीज बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इनको पढ़ोगे, इनके क्वेश्चंस हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तब ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन अपन और कर रहे हैं इसमें, एक क्वेश्चन और, तो लिखो इसमें क्वेश्चन, so graphically the convex set on xy plane defined by the inequalities x plus 2y
लेस देन इक्वल टू 10, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 1 एंड x comma y greater than equal to 0. So graphically the convex set on xy plane defined by inequality. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि इन इनइक्वलिटीज के द्वारा जो सेट बनेगा वो सेट कैसा है, कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आपके सामने आ रही है कि इनइक्वलिटीज से कॉन्वेक्स सेट बनेगा। हेंस फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द अबव प्रॉब्लम, और साथ ही आपको इस प्रॉब्लम के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। ठीक है, हेंस find the basic feasible solutions of this problem ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस भी आपको फाइंड करने हैं। तो वो अपन किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले तो प्रूव ये करना है आपको कि ये जो इनइक्वलिटीज यहाँ पर आपको दे रखी हैं, ये इनइक्वलिटीज क्या बनाएंगी, कॉन्वेक्स सेट बनाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले इनका क्या बनाएंगे, अपन रीजन बनाएंगे, हल क्षेत्र देखेंगे सबका कॉमन रीजन। ठीक है, और साथ ही x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आपको साथ में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो कॉमन रीजन है वो केवल कहाँ देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, प्रथम चतुर्थांश में देखना है। ठीक है, और वहां पर जो कॉमन रीजन है फिर उसको आपको प्रूव करना है कि वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सेट बनेगा, पहली चीज। और फिर आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या बताया आपको। ठीक है, अभी अपन ने किया है कि दो वेरिएबल्स हैं उनको अपन जीरो करके और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अलग तरह का सिस्टम दिया हुआ है, इक्वेशंस नहीं है, इनइक्वलिटीज है। लेकिन अभी आपको मैंने एक रिजल्ट लिखवाया है कि जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट हैं वो सारे क्या बनेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो आप एक्सट्रीम पॉइंट निकाल दो। एक्सट्रीम पॉइंट कौन से होंगे, जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वही क्या बनने वाले हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो घुमा फिरा के किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सट्रीम पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपसे इस रीजन के। ठीक है, या आपसे यहाँ पर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं, तो इनको ड्रॉ करें अपन सबसे पहले। तो रीजन ड्रॉ करेंगे। रीजन किस तरह से ड्रॉ करना है, देखो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखोगे आप, x इधर मैं नीचे लिख देता हूं, पहले वाली जो लाइन बन रही है x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। ठीक है, पहली लाइन तो ये बनेगी आपकी, इसको मैंने दे दिया नंबर 1। दूसरी लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2 से मैं पूरे को डिवाइड कर रहा हूं, तो x अपॉन 2 और प्लस लिख सकता हूं मैं y अपॉन माइनस 2 और इक्वल टू 1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तीसरा क्या बन रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहां से क्या बनेगा, x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 और इक्वल टू 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन क्या हो गया 1 और प्लस y अपॉन माइनस 1/2 और इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन नंबर 4। तो ये चारों को मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया अंतःखंड रूप में। अब इनके सभी के मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ बना के फिर इनका क्या देखेंगे अपन, रीजन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, हल क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, ये तो बनाते हैं इसका। तो x पर मैक्सिमम 10 जा रहा है और y पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा रहा है, 6 जा रहा है। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये तो सपोज आपका हो गया x एक्सिस, और इधर मैं क्या ले रहा हूँ, सपोज y एक्सिस y। तो पहली लाइन देखें अपन, x पर 10, तो x पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सपोज यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया 10, और y पर 5, तो 1 2 3 4 और ये मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 5। तो पहली लाइन आपकी ये बन गई, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन 1। अब इस लाइन का रीजन देखें, पहली लाइन का, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है,
इसमें अगर मैं ओरिजिन रखकर देखूं तो ओरिजिन 0 लेस देन इक्वल टू 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन ऑफ रीजन है वो किधर है, ओरिजिन की तरफ है, इधर, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। दूसरी लाइन देखें, x पर तो 2 है, y पर -2 है, तो x पर 2 और y पर -2, तो -2, ये -1 और ये -2, ये लाइन हो गई आपकी दूसरी लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर कौन सा था, 10,0, 10,0, ये पॉइंट कौन सा है, 0,5, 0,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो लाइन इस तरह से बनेगी, ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी हो गई मेरे पास, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2। सेकंड का रीजन देखें तो 0 लेस देन इक्वल टू, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ ये है, ये वाला पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखें, x पर तो 6 है और y पर भी 6, तो x पर 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, x पर 6 और y पर 6, तो ये 0,5, यहाँ पर क्या हो गया 0,6, तो ये पॉइंट तो कौन सा है 2,0, ये कौन सा है 0,-2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे आप, x पर 6 और y पर 6, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स, तो इन दोनों को अपन मिलाएं तो ये बन गया, तो ये 6,0 और ये क्या हो गया 0,6। ओरिजिन इस पर रखकर देखें तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका सॉल्यूशन ऑफ रीजन इधर हो गया। तो अभी तक जो कॉमन रीजन है वो ये वाला पार्ट चल रहा है आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट। लास्ट x पर 1 है और y पर -1/2, तो x पर तो 1, x पर तो 1 और y पर क्या है -1/2, तो y पर -1/2 कहीं यहाँ पर हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब अपन मिलाएं तो लाइन किस तरह से जाएगी, अब वही है, अगर आप स्केल वगैरह से खींचेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। इन दोनों को मिलाया तो इस तरह से आपकी लाइन चलेगी, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर। इस लाइन का सॉल्यूशन ऑफ रीजन देखें तो फिर से इसका सॉल्यूशन ऑफ रीजन 0 0 रखे तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऊपर की तरफ ये, तो ये आपका पूरा क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ या फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन के अगर कॉर्नर पॉइंट्स अपन देखना चाहें, इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, देखो ये पॉइंट सबसे पहला, ये तो क्या है यहाँ पर ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया a, तो a क्या है 1,0, तो एक तो ओरिजिन है 0 0, एक पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,0। फिर ये पॉइंट आ गया मेरे पास, इसको मैंने क्या ले लिया b, फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट को ले लिया मैंने c, फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया d, और फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया e। इक्वेशंस भी आप ध्यान रखो, 1 और 2 तो मैंने बना रखी है। तीसरी लाइन 6 वाली, ठीक है, ये वाली लाइन थी जो ये लाइन, ये तीसरी लाइन है, और चौथी लाइन ये मेरे पास जो ये लाइन जा रही है ये फोर्थ लाइन, फोर्थ, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि a b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और e पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो क्या आ रहे हैं 0,5, 0,5। अब कौन कौन से पॉइंट चाहिए आपको, A के कोऑर्डिनेट लिख ही दिए मैंने, B पॉइंट आपको चाहिए, B पॉइंट पर देखो कौन कौन सी लाइन काट रही है B पॉइंट पर, एक तो B पॉइंट पर आपकी चौथी लाइन और एक B पॉइंट पर दूसरी लाइन, तो दूसरी और चौथी लाइन का इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरे पास, B आएगा। तो दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे पास, x - y = 2, x - y = 2, और चौथी लाइन कौन सी है मेरे पास, x - 2y = 1, x - 2y = 1। तो माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस तो ये प्लस हो गया और इधर ये माइनस, तो ये तो कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर प्लस का y = 1, y की वैल्यू 1 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x 3, तो पॉइंट क्या मिला आपको 3,1। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आगे 3,1, ठीक है, 3,1। अब मैं आता हूं C पॉइंट पर, C पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन काट रही है, देखो ये पॉइंट, एक तो दूसरी लाइन C पॉइंट पर है, ठीक है, और एक C पॉइंट पर तीसरी लाइन। तो दूसरी और तीसरी लाइन को सोल्व करोगे आप, दूसरी और तीसरी लाइन से C पॉइंट बनेगा।
तो दूसरी और तीसरी लाइन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उससे सी पॉइंट है। तो दूसरी लाइन का इक्वेशन तो क्या है, देखो सेकंड का x माइनस वाई इक्वल टू 2, और तीसरी लाइन सी, तीसरी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, दोनों को ऐड कर दो तो 2x इक्वल टू किसके, 8 के। तो x की वैल्यू तो 4 आ गई, x की वैल्यू 4 यहां पर मैं रखूं तो y इक्वल टू किसके आ गया, 2 के, y इक्वल टू 2। तो 4,2 सी पॉइंट क्या बना आपका, 4,2। ठीक है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं डी पॉइंट पर आता हूं। डी पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन है वो आप लिखोगे सबसे पहले, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। डी पॉइंट, डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन है देखो आप, एक तो कौन सी, पहली लाइन, और एक कौन सी, तीसरी लाइन, पहली और तीसरी लाइन। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन तो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, पहली लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 10, और तीसरी लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल, इधर बचा y इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 रखें तो x इक्वल टू किसके आ गया, 2 के। तो 4,2 डी पॉइंट, सॉरी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो 2,4, 2,4। तो ये मेरे पास क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स। क्या आ गए मेरे पास, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनेंगे, रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, तो एक तो क्या आ गया मेरे पास 0, 0, एक क्या आ गया 1, 0, एक क्या आ गया 3, 1, और क्या आ रहा है 4, 2, 2, 4। ठीक है, 2, 4 और 0,5। तो ये मेरे पास एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया है कि अगर एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट ही क्या बनेंगे, या कोई भी अगर फिजिबल रीजन है उस फिजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट ही क्या बनेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेंगे। और जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या बनेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। तो अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट है तो यही क्या बन जाएंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये सारे के सारे अपने पास क्या आ गए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो पहला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन 0, 0, दूसरा 1, 0, तीसरा 3, 1, चौथा क्या है 4, 2, फिर क्या है 2, 4, और फिर क्या है 0,5। तो इस तरह से आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलपीपी का। तो रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने कोई कैलकुलेशन उस तरह की नहीं की है जो अपन पहले कर रहे थे। ठीक है, पहले कि भाई एक वेरिएबल को 0 रखा या 2 को 0 रखा, बाकी की वैल्यू निकाली। यहाँ सिंपली अपन ने फिजिबल रीजन बनाया, और फिजिबल रीजन के क्या देख लिए मैंने, एक्सट्रीम पॉइंट। क्योंकि रिजल्ट मैंने लिख दिया है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है वही क्या बन जाएंगे, फिजिबल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आप अगर करना चाहें प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर अपन ने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर अपना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूरा हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन शुरू करेंगे, अब सिंप्लेक्स मेथड में शुरू करूँगा। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, सिंप्लेक्स मेथड की सबसे पहले छोटी छोटी सी जो डेफिनेशंस उसके अंदर आती हैं काम, वो अपन लिखेंगे। एक कोई प्रॉब्लम लेकर आपको सॉल्व करके भी बताएंगे, और फिर सिंप्लेक्स मेथड की सहायता से किस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, या कोई और तरह का सॉल्यूशन होगा, क्या क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी, वो सिंप्लेक्स टेबल की सहायता से अपन वहाँ पर देखेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अपन कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं, एलपीपी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो अपन करवा चुके, एलपीपी से रिलेटेड डिफरेंट सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं वो अपन करवा चुके हैं। जैसे शुरुआत में सॉल्यूशन पढ़ा अपन ने, फिजिबल सॉल्यूशन यानी सुसंगत हल पढ़ा, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इष्टतम हल पढ़ा, फिर अपन ने यहाँ पर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ लिया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की कई कैटेगरी पढ़ी, एक्सट्रीम पॉइंट्स पढ़ लिए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से अपन क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी चीजें अपन ने की है। इसके अलावा अपन ने किया है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, एक्सट्रीम पॉइंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कॉन्वेक्स सेट्स क्या हैं, कॉन्वेक्स सेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स थे, कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने किए हैं, और अभी बेसिक सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पूरा किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन सिंप्लेक्स मेथड शुरू करते हैं।